चलो देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन था बताओ जरा। एक हफ्ते के साथ क्या रहा बेटा, एक कोई भी कण एक कण नियत चाल v1 के साथ दूरी का एक तिहाई भाग तय करता है। अच्छा ठीक, बाकी की बची हुई दूरी दो तिहाई भाग यह कण नियत चाल v2 के साथ पहली आदत समझो 1/2 सेकंड के लिए चलता है। कोई भी कण एक कण हाँ 1/3 भाग पूरी दूरी मान ली हमने s है तो 1/3 क्या हो जाएगी s पहले भाग की दूरी। मान लिया हम a से चलना स्टार्ट हुए b तक पहुंचे तो a से b तक की दूरी क्या होगी 1/3 s है ना। कभी पूरी दूरी हम क्या ले रहे हैं s, 1/3 s में इसकी चाल क्या है v1 है ना। तो हमें दूरी गिवन है और चाल गिवन है, टाइम हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगर इस ए से लेके बी तक का अगर हम समय ज्ञात करें समय कितना लगा तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। दूरी क्या है s/3 और चाल कितनी v1 तो t1 = कितना आ गया बताओ s/3 v1 ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है औसत चाल का सूत्र क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है तो हमें समय तो सर लगता है क्वेश्चन में गिवन है तो हमें नहीं समझ दूरी तो क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें समय ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में तो बची हुई दूरी 2/3 भाग 1/2 सेकंड के लिए चलता है। तो ये 2/3 चल v2 के साथ 1/2 सेकंड के लिए चलता है तथा दूसरी आधा समय नियत चाल v3 के साथ चलता है। मतलब दो भागों में बांटा ये 2/3 भाग का आधा समय कितनी चाल से चलता है v2 के साथ 1/2 सेकंड 1 सेकंड 1/2 मतलब आप इस पूरी जो चाल चल रहा है उस पूरी चाल में जो समय लग रहा है तो आधा समय कितने चाल से चल रहा है v2 चाल से। तो v2 चाल में हमने मान लिया इसका आधा पूरे मान लिया यहाँ से यहाँ तक b से लेके d तक कितना समय लग रहा है t2 समय लग रहा है। तो इस t2 समय का आधा समय कितनी चाल से चल रहा है v2 चाल से और इसका जब c से d तक जा रहा है तब कितनी चाल इसकी v3 है कितनी है v3 बोला होगा सीक्वेंस में। और यहाँ पर समय कितना है यहाँ पर भी अगला आधा यहाँ से यहाँ तक का अगर समय पूरा कितना समय t समय यहाँ से यहाँ तक का पूरा समय कितना है t है। तो आधे समय में चाल क्या है v2 और दूसरे आधे समय में चाल क्या है v3 यही तो है क्वेश्चन में। अरे नहीं आया समझ में हाँ सर यही है। और इसका बताओ याद करो औसत चाल। अब देखो पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया। औसत चाल बताओ औसत चाल का सूत्र जो होता था कुल दूरी बटा कुल समय कुल दूरी तो हमें दिखाई दे रही है। पूरी दूरी कितनी है पहली दूरी है s/3 दूसरी क्या है 2s/3 तो दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा पूरी दूरी ऐसी हो जाएगी कुल दूरी क्या हो जाएगी s। समय पहला समय यहाँ से यहाँ तक समय कितना लग रहा है a से लेके b तक कितना समय लग रहा है t1 समय लग रहा है ना।
तो T1 समय कितना हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन B से लेके जो 2/3s है वो हम T2 समय से ज्ञात कर रहे हैं। हाँ चालू कर लेना, ये भी दोनों पीछे कर पूरे, आप लोग पीछे रखो बैठकर। तो T2 समय क्या होगा, मेन ये है। T1 समय तो हमने ज्ञात कर लिया, तो दूरी तो हमें पता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी s बटा कुल समय T1 प्लस T2। तो T1 जो समय है वो कितना है s/3v1। T2 समय क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। और समय का क्या सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। ठीक है, तो देखो यहां से देखो कैसे हम निकालेंगे दूरी, यहां से यहां तक मतलब दो भाग में बांटनी पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं, बी से लेके डी तक जो दूरी है, बी से लेके डी तक जो दूरी है ना, बराबर होगी बी से सी तक की दूरी प्लस सी से डी तक की दूरी। ये बात समझ आई। बी से डी की जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, बी सी प्लस सी डी, है ना। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है ना। अब ये दूरी कितनी है, बी से सी तक की दूरी हमें नहीं पता, सी से डी तक की दूरी क्या है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें बी से लेके डी तक की दूरी पता है। वो कितनी है बताओ जरा, 2s/3। और बी से लेके सी तक की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी का सूत्र दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसमें चाल हमें पता है, चाल क्या है जरा ध्यान से देखो, v2। समय क्या है, समझ आया नहीं आया। सी से लेके डी तक की दूरी, अब दूरी तो दी नहीं गई है तो दूरी हम निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो सी से डी में चाल क्या है v3, और समय कितना लग रहा है। अब यहां से T2 ज्ञात करो, यहां से क्या आ जाएगा T2, हमें समय ज्ञात करना था। औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना था, T1 और T2, है ना। तो यहां से देखो T2 क्या आ रहा है, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम तो T2 आ रहा है, सही है। तो 2s/3 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा v2 T2, और ये क्या हो जाएगा v3 T2। T2 कॉमन ले लो ना बेटा, T2 कॉमन ले लो, T2 तो ज्ञात करना है तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा T2, समझ आया। और इस 2 पे इधर ले जाओ, तो 2 इधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो T2 इज इक्वल टू लिख रहे हैं सीधे, तो ये हो गया 4s, क्या हो गया 2 गुणा 2 4, और s था तो s बटा में क्या है 3। अब T2 के साथ ये v2 प्लस v3 कैसे गुणा में, दूसरी साइड भेजेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे भाग में, तो इन दोनों की तरफ भेजो, क्या आ गया v2 प्लस v3, ये T2 समय आ गया। अब ये यहाँ पर वैल्यू रखो और आंसर रखो, चलो याद करो औसत चाल। ये क्वेश्चन किसी ने बना नहीं पाया क्लास में, सॉल्व ही नहीं किया होगा जाके, हाँ सवाल नहीं के साथ तो बहुत पिटाई लगेगी ऐसा मत क्या यार, ऐसा दूसरा सवाल लिख यार। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा आपको अगर मिला तो अच्छा क्वेश्चन मिलता है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। ये हमने दूरी दी है ना, क्या लिखा ये दूरी BD BC प्लस CD, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट अप करें तो देखो क्या आ रहा है। मैं भी सॉल्व कर रहा था, आप लोग अपना सॉल्व करना है ना, मेरा बताना नहीं, खुद से सॉल्व करना सीखो। T1 s/3v प्लस T2 4s बटा
ऐसे लिखा जा सकता है 3v2 प्लस 3v3। यहाँ से 4 s कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आया ऊपर s ही रहेगा, नीचे एलसीएम ले जाएगा, s कॉमन लिया हमने, एलसीएम आया 3v1 v2 v3। तो यहाँ पर क्या हो गया v2 v3 v2 v3 प्लस v2 v3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा ये तो ये था, यहाँ पर क्या आएगा ये लोग आई नहीं है, देखो कौन क्लास बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ये कहानी थोड़ी उलझन वाली है। तो यहाँ पर थोड़े से कैल्शियम ही थोड़ी से ऐसा लग रहा है गलत ली है, कैल्शियम ये थोड़ी ना आएगा, ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इसका अगर एलसीएम देखेंगे तो पता क्या आएगा, बताओ नहीं ये गुणे में आएगा, ये 3v1 और दूसरा एलसीएम का पार्ट क्या रहेगा 3v2 प्लस 3v3, ये एलसीएम होगा, समझे। पहले एलसीएम गलत दिया, अब ये एलसीएम होगा तो एलसीएम में से ये एलसीएम कट गया, यहाँ पर एच कॉमन आ गया था, यहाँ पर क्या बचा 3v2 प्लस 3v3, अब बीच में क्या है प्लस प्लस, ये क्या है 4, एच तो कॉमन नहीं गया, यहाँ पर क्या आएगा ये एलसीएम ये है, ये बचा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3v1, अब हुआ सही, तो ये एस से एस कैंसिल हो, अब ये एलसीएम अपॉन के अपॉन में, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, या 3v1 का गुणा कर लो इसमें, इसको ऊपर पहुंचाया, देखो क्या बच रहा है, तो ये एवरेज औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू v का गुणा करना, तो हो जाएगा 3 तक 9 v1 v2 प्लस 3 तक 9 v1 v3 बट्टा में क्या आ रहा है 3v2 प्लस 3v3 प्लस 12v1, ये अब इसमें से कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं, जैसे ऊपर से 3 कॉमन ले लो, नीचे से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो ऊपर से 9 कैसे आ सकता, 9 भी आ जाएगा लेकिन 9 कटेगा नहीं ना, नीचे भी 3 ही कॉमन आ रहा है ना, तो देखो ऊपर से 3 कॉमन लिया, नीचे से 3 कॉमन लिया, आपस में काट दिया, तो ऊपर बचा ये 3v1 v2 प्लस 3v1 v3 बट्टा ये 3 कॉमन गया, तो ये v2 v3 प्लस 4v1, ये होगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये आएगा। अगर आप गुणा करना चाहो तो गुणा करो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी करो, अब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें, हो सकता है ऑप्शन में ये 3v1 का इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया हो, है ना, अगर किया गया हो तो ये आएगा, अगर नहीं किया गया हो तो यही रखना, ओके। चलो अब लिखना बेग, बेग ये तो हो गया 4, अब कहाँ चलते हैं बेग पर, बेग ये इसको तालिया क्या
आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो क्या नाम है? आराम पांडे। ओके, हो सकता है थोड़ा कम कम समझ में आए, है ना? बैठो बैठो, लेकिन आने लगेगा धीमे धीमे। इसके जो पहले जो लेक्चर भूल गए ना, उनको वीडियो लेक्चर्स में देखो, और जो चीजें समझ में आई उनको मुझसे पूछते रहना। हाँ, ये चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही किया है। अभी हमने विस्थापन सीखा है, दूरी और ये चार, तीन ही चीज सीखी है। आज चौथी चीज सीखने जा रहे हैं, वो है वेग। ठीक है, अब लिखना बेटा वेग। वेग उसके पता से लेना है। हाँ, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग में क्या लिखेंगे? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय परिवर्तन। यस, विस्थापन में परिवर्तन की दर मतलब जो विस्थापन हो रहा है वो कितने समय में हुआ, तो उसको क्या बोला जाता है? वेग। और जो विस्थापन है, विस्थापन कैसी राशि थी? ये सदिश। तो वेग भी कैसे बोले जाएंगे? सदिश। पहले मात्रक में लिख लेते हैं, इसके ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा बेटा? विस्थापन का मीटर, समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। सीजीएस मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका कोई भी सदिश राशि होती है, उसके पास दो चीजें होती हैं, है ना? दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और ना वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, तो ये भी चार प्रकार का होता है, जैसे हमने चार सीखा था। वैसे ये वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेग को वेलोसिटी बोला था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेग को? वेलोसिटी। वेग होता है वेलोसिटी का। विस्थापन तो जानते हैं, विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, और समय तो टाइम होता है। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट था, वहां पर हमने पढ़ा था एक समान चाल, तो यहाँ पर क्या हो? एक समान वेग, एक समान वेग। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको नियत वेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियत वेग। एक समान। हाँ, नियत वेग मतलब कैसा वेग होता है? हाँ, नियत रहे, मतलब वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जैसे कोई भी कण जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है उत्तर दिशा में, तो वैसे ही चलता रहे, ना दिशा बदले ना ही परिमाण बदले, तो अपना वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है। दूसरा, इनकी परिभाषा लिखेंगे, असमान वेग। उसको बोलते हैं परिवर्ती वेग। परिवर्तित वेग। और नाम से समझ में आ रहा है, ये कैसा वेग होता है जो जिसमें परिवर्तन हो, है ना, एक जैसा नहीं रहे, असमान। औसत वेग आता है, औसत वेग। औसत को बोलते हैं एवरेज। औसत वेग मतलब एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। इनके इनके भी नाम होता है, मैंने बताया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। वेग मतलब वेलोसिटी, असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नियत मतलब कांस्टेंट
वेलोसिटी, परिवर्तित मतलब वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी। इसका लाभ आता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक होता है। हाँ बस तात्क्षणिक वेग को क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ तो पहला हेडिंग लिखो, एक समान वेग। और एक से इसके देखो परिमाण में भी परिवर्तन नहीं हो, साथ ही साथ इसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो परिमाण और दिशा दोनों ही नहीं बदलनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी बदल गया तो फिर वेग एक समान नहीं रहेगा। ठीक है, देखो एक समान चाल में पहली हेडिंग लिखो, एक समान चाल, नहीं चाल नहीं वेग, एक समान वेग। एक समान वेग में यदि किसी कण का, यदि कोई कण, यदि कोई कण, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है एक निर्धारित दिशा में, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है एक निर्धारित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, निर्धारित या निश्चित कुछ भी दिशा में, तो यह है उसका वेग, एक समान वेग होगा या नियत वेग होगा, होगा या कहलाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे बस। देखो इतना तो एक समान चाल और एक समान वेग की परिभाषा इतनी तो एक ही जैसी है। कितनी एक जैसी है? कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसका क्या हो जाता है? एक समान चाल। और हमने लास्ट में ये भी जोड़ दिया एक निश्चित दिशा में या निर्धारित दिशा में, तो वो क्या हो जाएगा? वेग, एक समान वेग। क्या हो जाएगा? एक समान वेग, क्योंकि चाल के पास दिशा नहीं होती, वेग के पास दिशा होती है। और लिखना असमान वेग। कहना यदि कोई कण समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है, अलग अलग दूरी तय करता है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है, दूरी तय करता है एक कॉमा एक निर्धारित दिशा में या एक निश्चित दिशा में, तब यह इसका वेग परिवर्तित वेग होगा। एक निर्धारित दिशा में अलग अलग दूरी तय करता है एक निर्धारित दिशा में, तब वह उसका वेग, तब वह उसका वेग कौन सा वेग कहलाएगा? असमान वेग या परिवर्तित वेग कहलाएगा। दूसरा, तीसरा, तीसरी परिभाषा औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग का मतलब होता है ये जितना भी विस्थापन हुआ है और कितने समय में हुआ है, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है? औसत वेग। कितना कुल विस्थापन तथा कुल दूरी का अनुपात को कुल समय, कुल दूरी को लग लो, सॉरी कुल समय, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं।
तो कहते हैं औसत वेग। औसत वेग कैसे लिखते हैं, है ना, या और करके वी एवरेज ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या बना, औसत वेग बराबर क्या लिखेंगे हम, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय क्या होता है अपना, औसत वेग। यूनिट तो SI मात्रक तो वही रहेगा, विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा। हाँ, और लास्ट फोर्थ तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग इसमें लिखना, यदि गतिमान कण, गतिमान कण का, यदि किसी गतिमान कण का, किसी लिखना हो तो नहीं लिखना मत है आपका, यदि किसी गतिमान कण का किसी क्षण विशेष पर वेग, किसी क्षण विशेष पर वेग, किसी गतिमान कण का किसी क्षण विशेष पर वेग, उसका तात्क्षणिक वेग होता है। उसका कौन सा वेग होता है बेटा, तात्क्षणिक वेग होता है, उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और फिर से वही बात, किसी क्षण विशेष पर किसी वेग की बात होती है, कोई भी कण गतिमान है, जैसे कोई भी कण या वस्तु या पिंड कुछ भी समझो, आपके सामने से, जो कल भी मैंने आपने बात की थी, आपके सामने से वैसे बस गुजर गई, मतलब जब ये यहाँ से गुजरी तब इसकी चाल क्या रही होगी या उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी क्षण पर, तो वो अगर एक पर्टिकुलर क्षण की बात कर रहा है तो वो जो समय अंतराल होगा वो कैसा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ऐसे ही उस क्षण पर, उस बिंदु पर जो उसने दूरी तय की होगी वो भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। जब हम किसी भी चीज को बहुत, जब चीज बहुत छोटी होती है तो हम तो इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, ds/dt। अब ये दूरी नहीं, ये क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन कैसी है, तो किसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो, ठीक है, ये एरो लगा दिया तो ये वेक्टर हो गया, तो ये हो गया इसका सूत्र। तो ये विस्थापन सिर्फ s लिखेंगे तो s के s किसको डिनोट करेगा, दूरी को, है ना। अगर s के ऊपर एरो लगा देंगे तो इसको किसको बताएगा, विस्थापन को, क्योंकि दूरी एक आदेश है, आदेश के ऊपर एरो नहीं लगा जाए। कोई भी सदिश होता है उसी के ऊपर ऐसा एरो आपको लगा मिलेगा, या यही हमने सीखा था। अब यहां से एक बात और सीख सकते हैं, मैंने वहां पर भी बताई थी, अगर विस्थापन समय का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, विस्थापन समय का ग्राफ है, तो जो वक्र की ढलान होगी वो क्या बताएगा, वेग। तो आगे करके लिखना vt, vt विस्थापन, विस्थापन डैश समय ग्राफ की ढलान, की ढलान वेग को बतलाएगा। तो किसको बतलाएगा, वेग। वेग को बतलाएगा, ठीक है। और इसी बात को हमने एक और तरीके से सीखी थी, याद है वहां पर, वही यहां पर याद है। हमने क्या किया, इसी बात को हमने ऐसे लिखा, ds बराबर v dt, ऐसे लिखा। फिर हमने क्या कह दिया, ये वेलोसिटी और टाइम,
वेलोसिटी टाइम, इसको हमने क्या कह दिया, समाकलन कह दिया। क्या कह दिया, समाकलन। ठीक है, तो इसका जब समाकलन करेंगे वेलोसिटी वेग इनटू समय, क्या बताएगा, विस्थापन। क्या बताएगा, क्योंकि यहाँ पर वेग है ना, वेग गुणा समय। अभी हमने सूत्र सीखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था हमने, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये हमने सीखा था। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय, तो वेग गुणे समय। अब यहाँ पर जो वेग है, ये वेग और ये समय, तो वेग गुणे समय किसको बताएगा, विस्थापन। अब हम किस समय का विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं, कहां से कहां तक विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निश्चित समाकल। हमने मान लिया t1 समय से लेके t2 समय तक का हमें विस्थापन चाहिए। अब क्वेश्चन में हो सकता है t1 0 हो, t2 लिख नहीं रहा बेटा, नीचे लिख देता हूं, ds बराबर v dt, ये निश्चित समाकल कहां से कहां तक, t1 से लेके t2 तक। तो ये भी कहा क्या आ जाएगा हमारा, टोटल विस्थापन आ जाएगा। टोटल विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, t1 से t2 v dt। अब यहाँ पर एक बात और सीखी थी हमने, क्या सीखी थी, याद करो जरा। चाल में मैंने बताया था, चाल और समय का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, चाल और समय। यहाँ तो ये वेग और समय का, वेग और समय का ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा आपको, याद है इसका मतलब। और चाल और समय का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल क्या बताएगा, दूरी। ये बात याद रखनी है, हम पहले सीख चुके हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेग लिख लो, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल विस्थापन, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, मैं बतलाया। याद रखना। अब यहां से देखो एक और सूत्र बना सकते हैं, औसत वेग, वहां पर भी बनाया ना हमने, औसत वेग, कुल विस्थापन का सूत्र आ गया। क्या आ गया, ये कुल विस्थापन ही तो है, ये किसको बताता है, कुल विस्थापन को है ना, तो पूरा विस्थापन, कुल विस्थापन। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखें तो देखो औसत, औसत वेग का एक और सूत्र मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन t1 से लेके t2 तक हमने क्या है v dt, तो समय क्या है, कुल समय t, ये वहां पर भी लिखा था ऐसा हमने, याद है ना, वही सेम चीज लिख रहा है, बस यहाँ पर वेग की जगह, चाल की जगह वेग बदल गया, तो दूरी की जगह विस्थापन हो गया, बात तो वही है। हाँ बेटा, हाँ पढ़ ली स्टोरी, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में एक हमने क्वेश्चन किया था, मैंने करवाया होगा, औसत चाल ज्ञात करने के लिए ग्राफ बनाया होगा। एग्जांपल में क्या बनाया होगा, एक ग्राफ
जैसे हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, वेग मीटर पर सेकेंड और ये समय, वेग और समय ग्राफ, समय कहते हैं सेकेंड ग्राफ पर हो सकता है यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे फिर ग्राफ कैसे हो गया कांस्टेंट फिर नीचे चला कैसे ग्राफ। ये बताओ बस यहाँ पर हमने वेलोसिटी कितना लिया था, वेलोसिटी कितनी 10 मीटर, समय कितना लिया था यहाँ पर 2, यहाँ तक समय कितना हो गया था, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये -10 लिया होगा। अब ये ग्राफ है, अब देखो इस ग्राफ में, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम औसत चाल ज्ञात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, औसत वेग ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन है, बना लेना फिर से, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, फिर से बना लेना। ये वेग और समय का कोई ग्राफ बना हुआ है और आपको क्या ज्ञात करना है, औसत वेग। यस 25/4 हो सकता है, देखते हैं औसत वेग ज्ञात करो, औसत वेग, ठीक है। वहां से कहां तक, और समय सीमा बताएं तो t = 0 से t = 8 सेकेंड तक। इसी में हो सकता है दूसरा भी पूछ ले, औसत वेग पूछ ले समय सीमा के साथ। औसत वेग t = 4 सेकेंड से t = 8 सेकेंड तक, दोनों 10 नहीं, इसका मतलब पहला भी गलत किया होगा। गलत नहीं आना चाहिए, 5 भी नहीं है इसका, इसका नहीं आंसर 0 माइनस करते हैं विस्थापन का कुछ भी हो सकता है। क्या देखो, पहले हम विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं। देखो औसत चाल क्या होता है, विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले अभी हमने सीखा था, अगर वेग और समय का ग्राफ है तो उसका क्षेत्रफल क्या बदलाएगा, विस्थापन बदलाएगा। ये बात सीखी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये भी देखो वेग और समय का ही ग्राफ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बदलाएगा, विस्थापन। और क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात कहते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, मतलब ये वाला समय अक्ष के साथ ग्राफ ये बना। इस ग्राफ ने समय अक्ष के साथ क्या क्षेत्रफल बनाया, समय अक्ष के साथ क्या क्षेत्रफल बना है। देखो एक ट्रायंगल सा बना है, क्या बना है, 2 सेकंड का क्या बन गया है, ट्रायंगल। तो मैंने मान लिया यहां तक जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, S1 होगा। इसका विस्थापन क्या होगा, S1। ये देखो 4 सेकंड तक क्या बनना है, एक रेक्टेंगल, इसका मान लिया S2 होगा। ये S3, ये क्या दिख रहा है, तो दिखने लगा होगा, क्या दिख रहा है, त्रिभुज। ये क्या दिख रहा है, ये भी त्रिभुज दिख रहा है। अब अगर हम S1 ज्ञात करें, S1 विस्थापन, S1 क्या है, ये विस्थापन, S1 विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग समय का क्षेत्रफल, है ना। वेग विस्थापन कौन बताता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल।
तो जरा देखो S1 जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल कैसा दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? ये 0 है, 0 से लेके 2, लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 10। तो देखो S1 आ गया, कितना आ गया? 10 मीटर। और S2 ज्ञात करते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है क्षेत्रफल? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 से लेके 4 तक आयत बनना है, तो लंबाई कितनी हो गई? 2। लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। 2 से लेके 4 तक, 2 के बाद 3, 3 और 4, तो लंबाई कितनी हुई सर? 2। ऊंचाई कितनी है? 10। तो हम क्या लगाएंगे? 2 गुणे 10 मतलब 20 मीटर आ गया है ना। 2 से लेके 4 तक जो विस्थापन होगा वो कितने मीटर होगा? 20 मीटर। अब S3 क्या कहते हैं? 4 से लेके 6 तक का विस्थापन। 4 से लेके 6 तक का विस्थापन अगर हमने ज्ञात किया तो वेग समय का जो ग्राफ है, ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन बताएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ का क्षेत्रफल कैसा बना है? त्रिभुज। त्रिभुज का फिर से सूत्र लगाया क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे लंबाई। लंबाई बताओ कितनी लिखे? ऊंचाई कितनी लिखे? तो कितना हो गया? 10 मीटर है ना। अब विस्थापन ज्ञात किया हमने 6 से लेके क्या? 15/4। हाँ तो आगे ही -10 आ जाएगा। तो ये हो गया 30 और समय हो गया 8। 30/8 15/4 हो गया। सही तो है। अब देखो S4 ये वाला हमने विस्थापन ज्ञात किया, तो ये विस्थापन कौन बताएगा? इसका क्षेत्रफल। वेग और समय का ग्राफ का क्षेत्रफल बताएगा। क्षेत्रफल क्या बना? फिर से त्रिभुज बना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुणे लंबाई। लंबाई कितनी होगी? 6 से लेके 8 तक। ये क्या है? 6। 6 से लेके 8 तक कितनी होगी? 2। ऊंचाई कितनी है? -10। और यहाँ पर माइनस क्यों लिया? कोई बता सकता है? क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। अगर हम ये दूरी ज्ञात कर रहे होते तो हम फिर -10 नहीं लेंगे, क्योंकि ये -10 लेंगे क्या? इसकी ऊंचाई दूरी में नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना। तो ये आया -10 मीटर। अब औसत चाल, औसत वेग। समय तो दिया 8 सेकंड लग रहा है, 0 से लेके 8। पहला औसत वेग कहां से कहां तक ज्ञात कर रहे हैं? 0 से लेके 8 तक। तो कुल विस्थापन क्या हो गया? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बचा कुल समय। कुल समय कितना है? मान लिया T है, ठीक है। अब इनकी सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। वैल्यू रखी S1 10 हो गया, S2 20 हो गया, S3 10 हो गया, S4 -10 हो गया। और समय कितना है? 8। तो ये 10 से 10 गया, तो ये क्या है? 30/8। 30/8 का क्या मतलब हो गया? 15/4 मीटर पर सेकंड। 15/4 आधी इंग्लिश आधी इंग्लिश। 15/4 है या 15/4 बोलो या 15/4 बोलो, तो धीमी धीमी आदत आ जाएगी। अब इसमें जो दूसरा भाग था, यहाँ पर अगर हम औसत से वेग या वेग हम बताएं तो 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक, 4 से लेके 8 तक विस्थापन कौन सा आ रहा है? S3 और S4। तो हम क्या लिखेंगे? S3 प्लस S4। और कुल समय कितना हो गया? 4 सेकंड। अब S3 कितना है? ज्ञात कर लिया हमने 10। S4 कितना है? -10/4। तो कितना आ गया? ये 10 - 10 0 हो गए। तो क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
फिर धीमे धीमे और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी से मिलता जुलता ही दे रहा हूँ, ये तो फिर भी हमने थोड़ा सा बड़ा किया था और छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन। क्या बेटा? हाँ ये नोट कर लिया, उतार लिया, से। अब यहाँ पर देखो आप औसत चाल भी सीख गए हो, औसत वेग भी सीख गए हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ जिसमें दोनों चीजें हम याद करेंगे। लास्ट क्लास में औसत चाल सीखा था, अभी औसत वेग सीखा, ठीक है। ये हमने मान लिया, ग्राफ कैसे भी हो सकता है ना, बस कंसेप्ट याद रखना। ये हमने बनाया वेग मीटर पर सेकेंड, और ये समय, वेग समय ग्राफ बना, समय सेकेंड में ले। यहां से हम चले, यहाँ पे मान लिया ये 5 मीटर पर सेकेंड वेग था, कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 से हम नीचे आए, ऐसे ऐसे, यहाँ पर समय हुआ 1 सेकेंड, यहाँ पर समय हुआ 2 सेकेंड, और यहाँ पर जो वेग था वो था -5 सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। ये तो मूल बिंदु वैल्यू 0 0 होती है। अब यहाँ पर 3 चीजें बतानी है आपको। पहला तो इस वेग समय ग्राफ को चाल समय ग्राफ में बदलना है। पहला, इस वेग समय ग्राफ को किस में बदलना है? चाल समय। तो पहली चीज। दूसरी औसत चाल और औसत वेग, 3 चीज। पहला, वेग समय ग्राफ को किस में बदलना है? चाल समय, वेग समय ग्राफ को चाल समय ग्राफ में बदलो। कंसेप्ट जो सिखाया था वो याद रखना। दूसरी बात, औसत चाल याद करना, और तीसरी बात औसत वेग, औसत वेग। चलो बनो, ईमानदारी से करना, ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए, तब मैं समझूंगा अपनी सारी मेहनत पूरी है, सबको समझ में आ गया। मेहनत तभी सफल होगी जब ये क्वेश्चन बना लोगे। पहले तो इसको चाल समय में बदलना, यही आधे बच्चे तो यहीं पर धराशायी हो जाएंगे। क्या है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये बात तो याद रखना बस, तुम मत दिखाना किसी को। सब बेग आ गया। आ गया क्या वेग, औसत वेग हाँ सर, कितना आ गया? आ गया, 0 है। 0, शाबाश। पता नहीं था यार, मैं बताऊंगा। आ गया सर। आ गया बेटा? हाँ सर, शाबाश। औसत चाल 5 है। औसत चाल औसत चाल 5 है। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 ही है ना। उसका आएगा 2 पॉइंट, इसका 5
ये 2.5 2.5 नहीं होगा यार, 2.5 होना चाहिए। देखते हैं, देखो देखो जब हमारी चाल होगी वो चाल, ये वाला ग्राफ तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ तक तो कोई मेहनत ही नहीं करनी हमें। 5 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया यहाँ तक, 1 सेकेंड तक चाल हमारी 0 होगी। 1 सेकेंड पर जैसे हम पहुंचे, देखो चाल कम हो रही है समय के साथ साथ, और ये एक जैसी समय कितना हुआ 1 सेकेंड 1 सेकेंड, वैसी चाल क्या होगी 0। फिर उसके बाद देखो वेग ऋणात्मक हुआ और 2 सेकेंड पर वेग कितना हो गया -5, लेकिन चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हमें ऐसा इसको क्या कह देंगे, ऊपर भेज देंगे ऐसे। तो 2 सेकेंड पर चाल फिर से कितनी हो जाएगी 5, है ना। यहाँ पर माइनस नहीं लेते, यहाँ पर चाल में माइनस जैसा चीज नहीं होती, तो ये माइनस हटा के देख लो, ये कितना दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड ही तो दिख रहा है, तो इसको ऊपर बना लो ऐसे। अब देखो औसत क्या ज्ञात करना है हमें, औसत चाल। औसत चाल अगर हमें ज्ञात करना है तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, चाल, समय, ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा, दूरी क्या बताएगा, दूरी, है ना। तो ये दूरी मिलेगी यहां से, दूरी 1, इसको S1 बोल दो, दूरी 1 क्या बोल रहे हैं S1। तो ये देखो क्षेत्रफल कैसा दिख रहा है, और दूसरा क्षेत्रफल देखो कैसा दिख रहा है, दोनों क्या बनना है, त्रिभुज बनना है। तो ये जो दूरी है, मान ली ये दूरी है S1 और ये वाली दूरी क्या मान लेते हैं S2, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट S1 प्लस S2 बटा कुल समय तो दिख रहा है कितना सेकंड लग रहा है 2 सेकंड। अब S1 कितना होगा, देखो डायरेक्ट लिख लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ही बनना है, हाफ गुणे लंबाई 1 ऊंचाई 5 प्लस S2 कितना होगा, हाफ गुणे लंबाई 1 ऊंचाई 5 बटा 2, तो ये कितना हो गया 2.5 ये कितना हो गया 5 बटा 2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड औसत चाल होगी। ठीक है, समझ आया। अब औसत वेग याद करें, देखो इसका विस्थापन कितना होगा 2.5 मीटर, अभी हमने क्या किया, ये अब क्या होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन। तो ये विस्थापन कितना होगा, ये क्षेत्रफल याद करो 2.5 मीटर ही हो रहा है क्या, और ये वाला क्षेत्रफल ये भी विस्थापन ही बताएगा। मान लिया S2 है, तो S2 कितना आ गया -2.5। तो औसत वेग कितना हो गया 2.5 माइनस 2.5 और समय कितना है 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, क्या हुआ, गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। शिव कुमार का आ गया, उसने बताया, आपका किसी का नहीं आया, आपका आया क्यों आ गया, गुड। आपका फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरा, नहीं उससे हाँ ऐसा लगता है, लेकिन हमेशा चेहरा, सभी के चेहरा सच नहीं होता है, इसका चेहरा कुछ और कहता है लेकिन अंदर समझ में आता है। वैसे बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं किसको कितना समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना।
एक कण एक सरल रेखी गति में गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक सरल रेखी गति में गतिमान है। एक सरल रेखी गति में गतिमान है, तब उसका वेग का समीकरण दिया है। वेग का समीकरण हमें दिया है, क्या दिया है? v बराबर 4 माइनस 2t, v बराबर 4 माइनस 2t, ये वेग है। वेग 4 बराबर वेग v बराबर 4 माइनस 2t मीटर पर सेकेंड। वेग है तो मीटर पर सेकेंड है ना। तो तब याद करो पहली बात देखना, फर्स्ट पॉइंट प्रारंभिक वेग। दूसरी बात किस टाइम पर, किस समय पर वेग शून्य होगा। दूसरी बात, पहली बात प्रारंभिक वेग, दूसरी बात किस समय पर वेग 2 सेकंड वेग शून्य होगा। और तीसरी बात औसत औसत वेग से पहले विस्थापन कितने समय तक, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक विस्थापन t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक। तो विस्थापन के बाद एक और चीज हम सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे बेटा? औसत वेग। देखो हमें समय गिवन है, कितने है गिवन है? 4 सेकेंड। समय कितना हो गया? 4 सेकेंड। अब औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे, 4 सेकंड में कितना विस्थापन है, तो 4 सेकंड में हमारा कितना औसत वेग होगा वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वो तो ज्ञात ही कर सकते हैं विस्थापन बटे समय से, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें विस्थापन के साथ साथ दूरी भी ज्ञात करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन गया। ये जो बात सी हमने पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट। दूरी वही सेम समय सीमा से। और आधे बच्चे यहाँ रखिए। प्रारंभिक वेग सर विस्थापन सर 8 बताया, ये भी गलत है। जीरो ये सही। अगर विस्थापन 0 आ गया तब दूरी के लिए मेहनत करो जरा। दूरी कैसे निकालो? देखो पहली बात प्रारंभिक वेग, जो बच्चे प्रारंभिक वेग निकाल रहे हैं, जब कण चलना स्टार्ट हुआ है तब उसका प्रारंभिक वेग क्या है, तभी प्रारंभिक बात बोली जाती है। तो जब चलना स्टार्ट होता है तब समय कितना लेते हैं? शून्य। तो देख लो पहली बार जब हम इसमें हल कर रहे हैं इसको, उसका जब सॉल्यूशन बता रहे हैं, पहली बात हमने बताई प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग में समय, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, अपने मन से सोचना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 0। हमें वेग का समीकरण क्या दिया गया है? 4 माइनस 2t, और t की जगह क्या रख दो?
जीरो रख दो। अगर जीरो जैसे ही रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वेग आ जाएगा। तो देखो प्रारंभिक वेग क्या 4 मीटर पर सेकंड आया क्या, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी बात क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हमारा वेग किस समय पर शून्य होगा। तो हमें वेग को क्या लेना है, समीकरण क्या दिया था, 2 मीटर। वेग हमें क्या लेना है, शून्य। तो यहाँ पर वेग को शून्य कर दो तो समय आ जाएगा। समय सर ऊपर का नहीं। 2 सेकेंड। दूरी कितनी आ रही, गलत, 1। अब आते हैं विस्थापन। वेग का समीकरण दिया गया है, विस्थापन बताना है। तो एक सूत्र हमने सीखा अभी, S बराबर समाकलन T1 से लेके T2 तक और V dt, ये सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। एक तो विस्थापन S बराबर, विस्थापन S, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आता है, क्या आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। T1 समय कहां से कहां तक हम विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं, बताओ, 0 से लेके 4 तक। तो T1 कितना हो गया 0, T2 कितना हो गया 4। अब V का समीकरण क्या दिया गया है, 4 माइनस 2t, ये क्या हो गया dt। अब देखो क्या हमें समाकलन आता है, इसका समाकलन कर सकते हैं हम, ये बहुत आसान सा समाकलन है। 4 का समाकलन क्या होगा 4t और 2t का समाकलन क्या होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो s बराबर, इसका समाकलन किया, ये 4 एक नियत था, तो जिसके सापेक्ष में समाकलन हो रहा है वही आ जाता है। t के सापेक्ष में हुआ तो क्या आ गया t आ गया, फिर बीच में माइनस लगा है माइनस, अब ये 2 है तो ये 2 तो रह गई, और t किसी भी, जैसे हमने तो x की पावर n की फॉर्म में सीखा था किसी का समाकलन, तो ये क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है ना। निश्चित है तो प्लस सी नहीं आता है, अगर निश्चित है तो प्लस में क्या जाता है, एक नियत कांस्टेंट। तो ये t की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 2/2। कहां से कहां तक किया ना, 0 से 4 तक, तो ये 2 से 2 कट गए। तो जरा देखते हैं इसके बाद जो क्या मिला, s इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर 4 से 0, क्या बेटा, हाँ? तीसरी बात वैसे ही विस्थापन नहीं होता है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन के लिए बताओ क्या कहते हैं बेटा, बोलो। पहले किसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट 4 t की जगह क्या है, अपर लिमिट 4 माइनस, फिर t की जगह किसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, लोअर लिमिट, वो क्या है 0, फिर क्या आया माइनस, फिर क्या है अपने पास t स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, तो इसको देखेंगे तो ये हो गया 16, ये तो 0 ही हो गया, फिर ये पीछे माइनस माइनस, इसको भी देखेंगे तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 16, तो ये क्या हो गया हमें 0 मीटर। विस्थापन कितना आया 0 मीटर। मतलब हम इसमें दूरी ज्ञात करेंगे, तो अगर कोई भी कण गतिमान है तो दूरी 0 हो सकती है क्या, बताओ। गतिमान करने के लिए दूरी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जितना वो इधर गया है उतना ही वो इधर आ गया है, जितना इधर गया है उतना ही। अब हाँ, अब ये कितने समय में विस्थापन ज्ञात किया अभी
4 कितने सेकंड से 0 से लेके 4 तक, मतलब 2 सेकंड में कल यहाँ गया होगा, फिर 2 सेकंड में फिर से वहीं वापस आ गया होगा। मतलब जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो फिर एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, 2 भाग में कहना पड़ेगा। कितने भाग में कहना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? 2 भाग में। ठीक है, कैसे? एक तो पहले लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, फिर कहां से कहां तक याद करेंगे, 2 से लेके 4 तक, बस आ गया। फिर चौथी बात, यही बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम कुल दूरी याद करें, कुल दूरी, उसके लिए हमने एस सूत्र ये सीखा था, उसके लिए नहीं सीखा था T1 से T2, लेकिन यहाँ पर v dt था, यहाँ पर v dt। अब यहाँ पर 2 भाग में करेंगे, तो हम लोग लेते हैं s इज इक्वल टू S1। S1 कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, तो दूसरी दूरी कहां से कहां तक करेंगे, 2 से लेके 4 तक कर लेते हैं। तो लिमिट 0 से लेके 2 तक, तो ये b कितना था, 4 - 2t dt प्लस फिर 2 से लेके 4 तक b कितना है, 4 - 2t dt। जरा हल करें, सॉल्व कर। और इसको, ये दूरी है, दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, तो इसको मोड में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये दूरी हमेशा कैसी लेनी है, हमेशा पॉजिटिव लेनी है। हो सकता है कभी नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो इसका समाकलन तो वही आएगा, अभी किया था हमने, क्या आएगा समाकलन, हाँ ये 4t - t², 0 से 2 प्लस ये भी वही समाकलन है, 4t - t², अब ये 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। अब देखोगे तो आंसर 0 नहीं है। ऐसा बराबर कुल दूरी जो हमें मिल रही है, इसको पहले हमने यहाँ पर लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 रखने का तो कोई मतलब नहीं है, अपर लिमिट तो रखना है। तो क्या आ गया, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, फिर ये ऊपर जा रहा है तो ज्यादा, क्या आया, 4 × 4 - 4 का स्क्वायर, नहीं सॉरी ये 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है ना, अपर लिमिट यहाँ पर 4 है, लेकिन लोअर लिमिट 2 है, तो क्या लिखेंगे, 4 × 4 तो माइनस, चलो लोअर लिमिट क्या है, 2। सब ऊपर में लिखो सब। अच्छा सॉरी, यस बराबर पहली बात ये आया 4 × 2 - 2², लोअर लिमिट 0 है तो लिखने का मतलब नहीं, तो बीच में प्लस, फिर यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट हम देखेंगे, अपर लिमिट क्या है बेटा, 4, तो 4 में 4t लिखा है, 4 में t की वैल्यू क्या पुट अप होगी, पहले 4 फिर माइनस, फिर t की वैल्यू क्या पुट अप होगी 2, क्योंकि लोअर लिमिट 2 है, माइनस फिर माइनस है, फिर t², मतलब पहले अपर लिमिट मतलब 4 का स्क्वायर माइनस फिर t की भी जगह लोअर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिख नहीं रहा है उधर, s इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है बेटा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ओके सर, ये वैल्यू पुट अप की है, एक बार t² में 4 पुट अप किया है अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट अप किया है, फिर इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, ये 8 - 4, 8 - 4 कितना हो गया 4, ये प्लस, इसको सॉल्व किया, 4 × 4 16 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा यहाँ पर
कितना बचा बेटा 8। फिर ये बीच में माइनस, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 तो 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गई कितने बचे हैं 12। क्या गड़बड़ होगा, ये 8 हुआ ये 12, ठीक है। ये 4, यहाँ पर देखो -12 तो प्लस का 8 कितना बचा, देखो मॉड इसी रीजन से लगाया था, यहाँ से भी आंसर अभी क्या आ जाता, शून्य आ जाता अगर मॉड नहीं लगाए होते, है ना। तो ये कितना हो गया 4 + 4 8 मीटर हो गया। तो आप समझ आया, दूरी ज्ञात कर रहे हैं कि अगर हम तो किसमें रखेंगे, मॉड में, है ना। मॉड में वैल्यू क्या कैसी मिलती है, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आती है। क्योंकि क्यों नहीं लेना है हमें नेगेटिव, क्योंकि दूरी कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं लेना है। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नहीं लेना है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन, इसको नोट करो, लिखो, नोट कर लिया क्या, ये लिखना। एक कण एक सीधी रेखा में गतिमान है, एक कण एक सीधी रेखा में गतिमान है, एक कण एक सीधी रेखा में गतिमान है, गतिमान है, तो उसका वेग का समीकरण है, वेग का समीकरण है v बराबर 2t² - 32 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा, v बराबर 2t² - 32 मीटर पर सेकेंड। पहली बात क्या करनी, यही 4 बात है जो अभी हमने क्वेश्चन में किया। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, दूसरा किस समय पर वेग शून्य होगा, किस समय पर वेग शून्य होगा, तीसरी बात, तीसरी बात विस्थापन, विस्थापन याद करो t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 8 सेकेंड तक, विस्थापन ज्ञात करो t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 8 सेकेंड तक। तो तीसरी बात, चौथी बात दूरी, दूरी ज्ञात करो, है ना, सेम समय पर, कहां से कहां तक, t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 8 सेकेंड तक, ठीक है। प्रारंभिक वेग -32 होगा सर, क्या बेटा, -32 होगा पहले का प्रारंभिक वेग। अच्छा वेग -32, हाँ प्रारंभिक वेग -32 है बेटा, 4 से क्लास 4 है, 4 पर 0 होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना, ये भी ऐसे क्वेश्चन होगा दूरी वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।